नमस्ते। आचार्य यूनिवर्सिटी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आचार्य भगवान। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज हम लोग सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। इसे हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। आज तक आप लोग कंप्यूटर के अलग अलग टाइप्स देखे होंगे। जब कभी भी पढ़ने की बात आए तो अलग अलग विद्वान जनों ने, अलग अलग गुरुजनों ने कभी 2 टाइप्स के कंप्यूटर पढ़ाए होंगे, कभी 3 टाइप्स के, कभी 4 टाइप्स के, कभी 5 टाइप्स के। लेकिन आज मैं इसे ऑन द बेसिस करके पढ़ाऊंगा जी, किसके आधार पे वो पढ़ाते हैं, जिससे हमारा ये कंप्यूटर अलग अलग भागों में विभक्त हो जाता है। आइए बारी बारी से सीखते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ जेनरेशन। हम लोग जेनरेशन के आधार पे कंप्यूटर का वर्गीकरण करते हैं। हम लोग टेक्नोलॉजी के आधार पे कंप्यूटर का वर्गीकरण करते हैं, जिसको हम लोग मैकेनिज्म भी कहते हैं। हम लोग पर्पस के अकॉर्डिंग, हम लोग अपने यूजेस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर का वर्गीकरण करते हैं, और साथ ही कंप्यूटर के साइज, उसके पावर कैपेसिटी के अकॉर्डिंग भी कंप्यूटर का हम लोग वर्गीकरण करते हैं। आइए एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले बात आती है ऑन द बेसिस ऑफ जेनरेशन। जेनरेशन की बात करें तो आप सभी ने नाम सुना होगा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर और साथ ही 5th जनरेशन के कंप्यूटर। ये जो जानकारी आपके पास आ रही है, उसका जानकारी मैं पहले से लेक्चर 2 में डिलीवर कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और उस लिंक से आप वो वीडियो को पहले देख लें। मैं इस चीज़ों को अभी स्किप कर रहा हूं। आइए अब हम जानेंगे टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर का वर्गीकरण। टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हम लोग 3 टाइप्स में करते हैं, जैसे एनालॉग कंप्यूटर, जैसे डिजिटल कंप्यूटर, जैसे हाइब्रिड कंप्यूटर। ये तीनों कंप्यूटर हमें टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग या मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग 3 बराबर भागों में बांटते हैं। आइए जानते हैं एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। एनालॉग कंप्यूटर वैसे कंप्यूटर को कहते हैं जो मैनुअली कैलकुलेटेड में काम आता है, जैसे जिसका सिग्नल फिक्स नहीं होता है। जैसे आप लोग के पास स्क्रीन पर नजर आ रही है, आपको एक वेव्स टाइप का नजर आ रहा है जो अप डाउन नजर आ रही है, ये एनालॉग सिग्नल्स हैं। उसी तरीके में हम लोग जब गणनाएं करते हैं तो उसके लिए जो कंप्यूटिंग का मशीन किया जाता है, वो हमेशा क्या होता है तो स्पीडोमीटर या टेम्परेचर मीटर इस टाइप का होता है। आइए बारी बारी सबको बताते हैं। आपके सामने एक फोटो नजर आ रही है जिसे हम लोग स्पीडोमीटर कहते हैं। हाँ, स्पीड मापने के लिए आप लोगों ने अगर 2 व्हीलर बाइक देखा होगा या और भी कोई बाइक जिसमें कांटे लगे होते हैं और आपको बताता है आपकी जो व्हीकल है वो कितने स्पीड पे जा रही है, तो ये एक तरह का क्या है तो एनालॉग कंप्यूटिंग डिवाइस है। उसी तरीके से बात करें ये कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो जैसे स्पीड के लिए, जैसे प्रेशर के लिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जैसे करंट जो जानकारी लेते हैं अभी कितना वोल्टेज आ रहा है, ये सब सारी के सारी आपको कौन से कंप्यूटिंग डिवाइस से तो एनालॉग से मैनुअली आपको करनी पड़ती है। इसके अंदर में डिजिटली कोई परफॉर्म नहीं करता है। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आपके पास वोल्टेज मीटर, जैसे आपके पास मल्टीमीटर, आप लोगों ने नाम सुना होगा। जैसे पुराने जमाने में अगर आप पेट्रोल पंप पे जाते होंगे तो पेट्रोल पंप पे कांटे वाले लगे होते थे, अब तो सभी जगह डिजिटल हो गया है। लेकिन पुराने वाले में बात करें तो वहां पर क्या लगा हुआ था, तो वहां पर आपको नजर आता था यही एनालॉग वाला जो कांटे वाले आपको मीटर्स नजर आ रहे होंगे। अगर गैस कभी भरवाने के लिए जाएंगे तो वहां पर जो मीटर आपको देखने को मिलता था वो भी एनालॉग वाला। आइए इसी तरीके में और दूसरा देखते हैं जिसे हम लोग डिजिटल कंप्यूटर का नाम देते हैं। आप सभी जानते होंगे डिजिटल कंप्यूटर एक तरह से कंप्यूटराइज सिस्टम है जो 2 सिस्टम पे काम करती है, 0 और 1 पे। 1 का मतलब ऑन और 0 का मतलब ऑफ होता है। आपके स्क्रीन पर सिग्नल जो नजर आ रही होगी वो आपको ऐसे करके नजर आ रही होगी, ये वाले। अब इसमें जो कंप्यूटर है वो ऑलरेडी जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हैं, चाहे लैपटॉप, चाहे डेस्कटॉप, चाहे स्मार्टफोन, चाहे एंड्रॉयड, ये सब सारे के सारे कंप्यूटर लैंग्वेज पे काम करते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज को समझते हैं, अर्थात 0-1 को समझते हैं। और इससे बनने वाली जितने भी डिवाइसेस हैं वो सारे के सारे क्या नाम से जाने जाएंगे, डिजिटल कंप्यूटर के नाम से जाने जाएंगे। अब आगे आपके पास तीसरी कहानी है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब ये जो एनालॉग है और डिजिटल है, इस दोनों का कॉम्बिनेशन ही हाइब्रिड कंप्यूटर का नाम दिया जाता है।
अगर आप कभी भी एटीएम मशीन पे चले जाएंगे तो वहां पर जो पैसे कलेक्ट किए जाते हैं जो बॉक्स के अंदर में होता है वो एक तरह से मैनुअली उठाए जाते हैं, लेकिन आपका जो कार्ड है जिसके अंदर से पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम रहता है, जो आप पासकोड डाल करके, जो आप पिन डाल करके आप अपने एटीएम को अनुमति देते हैं जब मेरे अकाउंट से इतना डेबिट कर लिया जाए, वो एक तरह का डिजिटल कंप्यूटर होता है। इस दोनों का कॉम्बिनेशन आपको क्या दर्शाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। अगर आप कभी अभी हाल ही में पेट्रोल पंप पे गए होंगे तो आपको वहां पर नजर आ रहा होगा, पेट्रोल जो होती है वो एक तरह से क्वांटिटी वाली होती है जो एनालॉग कंप्यूटर की मदद से उठाती है पेट्रोल को और नोजल की मदद से आपके टंकी में डालती है, लेकिन नंबर अगर आप कभी भी देखेंगे तो वहां पर डिजिटल लिखाएगा। साथ ही अगर पैसे की बात करें तो अगर आप 100 रुपए देते हो तो उसके पेट्रोल्स आपको दे दिए जाते हैं, तो वो 100 रुपए के बराबर वैल्यू जो करेगा ये दोनों का मिश्रण हो सकता है, जैसे एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर को, ये दोनों जब साथ में काम करेंगे उसे ही हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। मुझे उम्मीद है अब आपको इस तीनों में कोई भी संशय नहीं रहा होगा। कौन कौन से कंप्यूटर? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और इस दोनों का मिश्रण कौन सा? तो हाइब्रिड कंप्यूटर। आइए अब जानकारी लेंगे जो पर्पस के अकॉर्डिंग, यूजेज के अकॉर्डिंग हम लोग जो अपने कंप्यूटर को दो बराबर भागों में वर्गीकृत करते हैं, जैसे जनरल पर्पस कंप्यूटर और दूसरा स्पेशल कंप्यूटर। अब ये जनरल पर्पस क्या होता है, आइए जानकारी लेते हैं। जनरल पर्पस कंप्यूटर वैसे कंप्यूटर को कहते हैं जो सभी ऑफिसों में नॉर्मल काम करने के लिए उपयोग में आता है, जैसे किसी ऑफिशियल काम के लिए जो क्लाइंट के रूप में हो सकता है, जैसे किसी ऑफिस के अंदर में, जैसे किसी इंटरटेनमेंट के लिए, जैसे एजुकेशन के लिए, नॉर्मल सी काम के लिए जो भी कंप्यूटर्स यूज होता है जिसके अंदर में कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सारे के सारे किस में काम आते हैं? तो जनरल पर्पस के कंप्यूटर। अब दूसरी जो है वो मानी जाती है स्पेशल कंप्यूटर। अब ये स्पेशल पर्पस के लिए किया गया कंप्यूटर एक तरह से कस्टमाइजेबल होता है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग के लिए किया गया कंप्यूटर, जैसे मिसाइल लॉन्चिंग के लिए किया गया कंप्यूटर, या आप अपने काम के अकॉर्डिंग, जैसे आपकी एयरलाइंस की संस्थाएं हैं और आप चाहते हैं जो मैं उसके अंदर में काम में लाऊं तो उसके लिए किया गया कस्टमाइजेबल वाला सॉफ्टवेयर या उसका हार्डवेयर, उसमें लगने वाले सारे कंपोनेंट्स एक तरह से स्पेशल पर्पस में आएगा। अगर आपकी खुद की कंपनी है, कोई ERP कंपनी, और आप चाहते हो मेरे खुद का एक सर्वर टाइप का हो, ये सारा का सारा आपको क्या देखने को मिलेगा? एक कस्टमाइजेबल सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा, और साथ ही उसके हार्डवेयर जो होंगे वो भी आपको अलग अलग जगह से अलग अलग स्पीड की, अलग अलग जो पावरफुल होता है वो लगाना पड़ेगा, उसके लिए आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा। उसी को हम लोग स्पेशल पर्पस कहते हैं, मतलब किसी एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसके लिए लाया गया कंपोनेंट्स, उसके लिए लाया गया सॉफ्टवेयर, वो सारे के सारे क्या नाम से जाने जाएंगे? स्पेशल पर्पस के नाम से। आगे देखते हैं आपका जो है जो साइज और पावर के अकॉर्डिंग कैसे हम लोग वर्गीकृत करते हैं। ये एजुकेशन की दृष्टि से रखा गया है, आप लोग अभी तक इसी के बारे में पढ़ते आ रहे होंगे। सबसे पहले आप लोगों ने नाम सुना होगा माइक्रो कंप्यूटर के बारे में, हाँ हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। दूसरा आपके पास नजर आ रहा है वर्क स्टेशन, फिर मिनी कंप्यूटर आप लोगों ने नाम सुना होगा, इसको मिनी फ्रेम कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं, और फिर आपको मिलता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और लास्ट मिलता है आपको सुपर कंप्यूटर। आइए एक एक करके इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहला है आपको माइक्रो कंप्यूटर, ये आप लोग परिचित होंगे, किसी भी ऑफिस में जाएंगे, किसी भी जगह जाएंगे आपको यही माइक्रो कंप्यूटर नजर आएगा। इसके अंदर में एक सिंगल माइक्रो प्रोसेसर चिप लगा होता है जो इसके पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती है, साथ ही इफिशियंसी के साथ आपको रिजल्ट भी देती है। ये कंप्यूटर आपको सभी जगह मिल जाएगा, चाहे आप किसी साइबर कैफे में जाएं, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वाले में जाएं, साथ ही कहीं पर जहां पर एक क्लाइंट के रूप में काम किया जाता है वहां पर आपको क्या मिलेगा? माइक्रो कंप्यूटर। अगर आप डेस्कटॉप, लैपटॉप कोई भी उपयोग कर रहे हैं, नोटबुक, क्रोमबुक, तो वो सब सारे के सारे किसके उदाहरण है? माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है। आइए आगे नजर आ रही है आपको पास वर्क स्टेशन। हाँ, ये वर्क स्टेशन माइक्रो कंप्यूटर का ही कलेक्शन होता है जो एक सर्वर के रूप में लेन कनेक्शन के साथ, लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन के साथ आपस में कनेक्टेड होता है, साथ ही अपने डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करने की अनुमति भी होती है। वो सारे के सारे कंप्यूटर्स किस नाम से जाने जाएंगे? तो वो सारे लिंक्ड कंप्यूटर वर्क स्टेशन के नाम से जाने जाएंगे।
आगे तीसरा आपके पास नाम आ रहा है मिनी कंप्यूटर, जिसे आप लोग मिनी फ्रेम के भी नाम से जानते हैं। जैसे शब्द से ही मिल रहा है आपको मिनी, मतलब ये छोटा होगा, लेकिन मैंने आपको बता दूं ये मिनी का मतलब छोटा नहीं है, ये नाम से मिनी है। लेकिन अगर इसके बात करूं काम करने की क्षमता, तो ये माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर होता है, जो अलग अलग कामों को बहुत ही जल्दी काम करके देता है। इसके अंदर में लगने वाले चिप्स माइक्रो प्रोसेसर 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। इसकी छोटी सी जानकारी मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। ये कंप्यूटर इतने शक्तिशाली होते हैं जो आप इसे एक सर्वर के रूप में भी उपयोग कर सकते हो, अलग अलग क्लाइंट्स को जोड़ करके। आइए एक छवि इसको देख लेते हैं। ये जैसा कंप्यूटर दिख रहा है, इसी टाइप का आपको क्या नजर आ रहा है? मिनी कंप्यूटर। हाँ, ये एक शक्तिशाली कंप्यूटर है। कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा मिनी कंप्यूटर्स के, जैसे आपको CDC 1700 का मॉडल, उसी तरीके से आपको और 2-3 मॉडल आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। ये सब सारे के सारे मिनी कंप्यूटर अर्थात मिनी फ्रेम कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। आइए अब इससे भी शक्तिशाली कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, जिसे हम लोग नाम देते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। हाँ, ये एक तरह का सर्वर कंप्यूटर है। ये आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी के साथ। ये वैसे कंप्यूटर हैं जो शक्तिशाली हैं, जो सभी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा किसके बारे में? तो बैंक के बारे में। तो जितने भी बैंक्स हैं उस सब में कौन से कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं? यही मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब बात करोगे जो सर हम जब कभी भी किसी बैंक में विजिट करते हैं तो मुझे देखने वाला कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर जैसा मिलता है, ये तो मुझे कहीं नजर नहीं आता है। मैं आपको बता दूं, ये एक तरह का सर्वर है। जैसे आपका कोई बैंक है, उसका कहीं ना कहीं हेड ऑफिस होगा, और वो हेड ऑफिस पूरे के पूरे इंटायर उस स्टेट और देश के सभी जगह के कंप्यूटर्स को लिंक करता होगा। आप जब कभी भी बैंक गए होंगे तो आपके बैंक मैनेजर्स या कैशियर कहे होंगे जो अभी लिंक फेल है। तो वो लिंक फेल का मतलब क्या? जो हमारा जो हेड ऑफिस में ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स रखा गया है, उससे उस बैंक, उस ब्रांच के जो माइक्रो कंप्यूटर है उसकी लिंक नहीं मिल रही है। उस लिंक का जुड़ाव जैसे ही हो जाएगा तो सर्वर आ जाएगा, और जैसे ही सर्वर आ जाएगा तो फिर आपको क्या नजर आएगा? आपके सारे ट्रांजैक्शंस आप जो करना चाहते हैं वो संभव हो सकेगा। यही आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है जो बिग डेटा जो भी है उसको एनालिसिस काम करता है। मैं आपको बता दूं, सिर्फ बैंक ही नहीं और भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर हम लोग मेन फ्रेम का उपयोग करते हैं। जैसे अगर आप नाम सुने होंगे हेल्थ केयर, तो जितने भी बड़े बड़े टेक्नोलॉजीज को यूज किया जाता है बड़े बड़े हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, उसके लिए भी आपको मेन फ्रेम की जरूरत पड़ती है। आप लोगों ने एयरलाइंस का नाम सुना ही होगा। हाँ, मैं एरोप्लेन्स की बात कर रहा हूँ। उसमें बड़े बड़े आपको डेटा का ध्यान रखा जाता है। साथ ही बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो क्या करते हैं, तो उस डेटा का इनपुट आउटपुट क्विकली चाहते हैं, तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? इसी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की जरूरत पड़े। बात करें ERP कंपनी, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, अकाउंटिंग वाली कंपनी, उसका जो मेन सर्वर होता है वो भी किसके आधार पर काम करेगा? तो वो इसी के आधार पर अर्थात मेन फ्रेम कंप्यूटर पे काम करेगा। जिस किसी भी संस्था के पास बिग डेटा होगा, जो बिग डेटा को एनालिसिस एकदम पूरा फास्टली करना चाहता हो, उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? मेन फ्रेम कंप्यूटर की। अब क्या इसके अल्टरनेटिव्स कोई भी है? तो हाँ, अगर आप अपने ऑफिस में अगर ये मेन फ्रेम कंप्यूटर नहीं रखना चाहते हैं तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग पे स्विच कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपके लिए एक सवाल छोड़ता हूँ, आप लोग बताइए कमेंट के अंदर में, जो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? आइए अब बात करेंगे हम लोग सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर की, जिसे हम लोग नाम देते हैं सुपर कंप्यूटर। हाँ, ये वही कंप्यूटर है जो आपको बताता है कि एक देश कंप्यूटर में कितना आगे है, कितना सक्षम है। ये सुपर कंप्यूटर एक देश के पास जितना ज्यादा होगा वो उतने ही ज्यादा शक्तिशाली होंगे। ये एक बड़ा कंप्यूटर है जो आपके स्क्रीन पर नजर आ रही है। ये सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है जो बड़े बड़े अनुसंधानों में उपयोग किए जाते हैं। ये जिस देश के पास जितनी ज़्यादा होगी उसकी क्षमता IT सेक्टर में ग्रोथ उतना ज़्यादा होगा। आइए हम लोग जानते हैं सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर जो हमारे अभी भारत में है, जिसे हम लोग नाम देते हैं एरावत। और भी बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जो टॉप 500 में लिस्टेड हैं। आइए थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बता दूं।
आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है एरावत, जिसको टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में आपका रैंक जो है हमारे इंडिया का वो कितना, तो 90 रैंक दिया गया है। उसी तरीके से आपके पास परम सिद्धि नजर आ रहा होगा, ये आपको 163 नंबर पे आता है। प्रत्युष की बात करें तो आपको 201 नंबर पे आता है, और साथ ही मिहिर की बात करें तो वो 354 नंबर पे आता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो ये शक्तिशाली कंप्यूटर जो है वो कितना काम कर सकती है। मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं कि क्या एक सुपर कंप्यूटर पूरे के पूरे एआई को हिला करके रख सकती है। तो सबसे बेस्ट कंप्यूटर अभी इंडिया का कौन सा है सुपर कंप्यूटर के मामले में, एरावत सबसे फर्स्ट वाला। जो टॉप 500 जो कंप्यूटर है जो अलग अलग देशों को मिला करके बनाया जाता है वो कहां से आता है, तो आपके 90 नंबर रैंक पे, 90 नंबर रैंक पे, जो एक बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। और बात करें एक सुपर कंप्यूटर में लगभग कितने चिप्स हो सकते हैं, तो इसके अंदर में जो चिप्स की बात करें जो एरावत है 23,000 के लगभग में चिप्स लगाए गए। और बात करें सर इसकी कॉस्टिंग कितनी आती है, क्या मैं भी एक खरीद सकता हूं, तो अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके लागत की बात कर देता हूं। आप व्यक्तिगत इसको यूज नहीं कर सकते हैं। लगभग ये 900 करोड़ रुपए की आती है जो आपका कॉस्ट पड़ता है एरावत का, जो एक ही बनाया गया है। ठीक है, ये कौन बना सकते हैं, तो जितने भी गवर्नमेंट एजेंसियां हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा जो आपकी कौन सी गवर्नमेंट एजेंसियां हैं जो इस पे काम करती है। मुझे उम्मीद है इस कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन वाले क्लास में आपको बहुत सारी जानकारियां मिली होगी। आपको अगर ये ज्ञान महत्वपूर्ण लगता है तो गांव के हर उस व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे ज्ञान की जरूरत है। आपने बड़े धैर्य बड़े ध्यान से सुना, आप सभी का आभार।